उन्नाव, कठुआ और सूरत में सामने आई बलात्कार की घटनाओं के विरुद्ध देश भर में फूटा रोष सच्चा था, इसमें संदेह नहीं। इन सभी मामलों में पीड़ित के साथ जो जघन्य क्रूरता हुई वह किसी भी सभ्य इंसान और व्यवस्था को सिहरा देने, शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है। लेकिन जब धीरे धीरे ये गुस्सा बैठ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? क्या हम फिर किसी निर्भया या किसी 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का इंतजार करेंगे ताकि फिर प्रदर्शन करके अपनी शर्मिंदगी अंतरात्मा के लिए थोड़ी राहत खोजें? क्योंकि 2012 से 2018 के बीच के करीब 5.5 साल में बलात्कार की कम से कम 1.5 लाख घटनाएं इस देश में रिपोर्ट की जा चुकी है। अगर हिसाब लगाएं तो हर 18 मिनट पर एक बलात्कार इस देश में हो रहा होगा। यानी जितनी देर में ये खबर लिखी जा रही होगी और जब आप इसे देख रहे होंगे तब भी कोई ना कोई लड़की बलात्कार की शिकार हो रही होगी। तो क्या यह बलात्कार नहीं, बलात्कार की जघन्यता है जो हमें द्रवित करती है? अमूमन रोज और चंद मिनटों में होने वाले बलात्कार से हम क्यों आहत नहीं होते? हमारा विवेक जागे, इसके लिए हमें किसी निर्भया या आसिफा की ही जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हमारा समाज वाकई बलात्कार के विरोध में है? क्या वे हर बलात्कार का उसी तीव्रता से प्रतिरोध करता है जिस तीव्रता से कुछ मामलों का करता है? यह सवाल बलात्कार के विरुद्ध चल रहे मौजूदा आंदोलनों को कहीं कमतर साबित करने के लिए नहीं उठाए जा रहे। निर्भया आंदोलन ने निश्चय ही भारतीय स्त्री को एक नया साहस दिया और पहली बार वह खुलकर अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर बात करने की हिम्मत जुटा सकी। संभव है आसिफा का मामला लैंगिक बराबरी और सम्मान की उसकी लड़ाई को कुछ और आगे ले जाए, लेकिन ये सवाल फिर भी बचा रहता है कि आखिर सामाजिक लैंगिक न्याय और बराबरी की लड़ाई हम कितने तर्कसंगत ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हम स्त्रियों के साथ हो रहे अपराध की समाज शास्त्रीय समझ विकसित करने या अपनी न्याय प्रणाली की उन विसंगतियों का सामना करने को तैयार है जिनकी वजह से ऐसे मामले बढ़ते जाते हैं और इंसाफ दूर छिटकता जाता है? इतिहास के पन्ने पलटते पलटते ये बात तो सिद्ध हो गई है कि बलात्कारियों का इलाज कुछ समय के लिए हो जाता है, लेकिन बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का कानून आने के बाद भी रेप के मामलों में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा? पार्टियां राजनीति कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश में ही रेप की घटनाएं नहीं हो रही, सभी राज्यों का एक ही हाल है, बलात्कार बलात्कार बलात्कार। इसी तरह कई लोग ये कहते पाए जाते हैं कि बलात्कार के आरोपियों को सीधे फांसी दे देनी चाहिए या गोली मार देनी चाहिए। ये गुस्सा चाहे जितना सात्विक हो, ना विवेक सम्मत है और ना ही न्याय संगत। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें किसी आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिलता, बल्कि इसलिए भी कि ऐसी सारी व्यवस्थाएं अंततः बेहद अन्यायपूर्ण और क्रूर साबित होती है। झटपट और फटाफट न्याय चाहने की कामना दरअसल अन्याय के चुपचाप पोषण की कामना भी है। कठुआ के मामले में ये बात बार बार दोहराई गई कि न बलात्कार पीड़ित का कोई मजहब होता है न मुस्लिम का। उत्पीड़क शैतान होता है जबकि उत्पीड़ित इंसान। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मजहब देखने निकलता कौन? कठुआ मामले में जिन लोगों को आरोपियों से सहानुभूति थी या जिन्हें लग रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें विरोध के लिए न्याय मंच बनाना चाहिए था, हिंदू एकता मंच नहीं। इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का काम ऐसे ही लोगों ने किया, लेकिन क्या ये नई बात है? 3 मार्च 2002 को गुजरात में 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ 14 लोगों ने गैंगरेप किया। उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के कई लोगों को मार दिया गया। लोगों ने इसे गोधरा के जवाब में हुए सांप्रदायिक दंगों का मामला मानकर किनारे कर दिया। बिल्किस बानो के मुजरिमों को सजाए मौत देने की मांग के साथ कहीं कोई आंदोलन नहीं दिखा। इत्तेफाक से उसी के आसपास निर्भया मामले में मुजरिमों की मौत की सजा को सबने न्याय माना। यह अकेला मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ तक महिलाओं से बलात्कार के ढेर सारे मामले पिछले दिनों सामने आए। कुछ में कार्रवाई हुई, कुछ दबा दिए और भुला दिए गए। कई बार ये संदेह भी होता है कि बलात्कार को हमारे सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान ने राजनीतिक दमन का एक हथियार बना रखा है। लेकिन ऐसे तमाम मामलों में राष्ट्रीय रोष दिखाई नहीं पड़ता। क्या इसलिए कि जिनके साथ बलात्कार हुआ वे हमारे लिए राजनीतिक रूप से कुछ असुविधाजनक, सामाजिक तौर पर कुछ पराये और वैचारिक तौर पर कुछ अग्रही थी? जाहिर है बलात्कार हमें तभी चुभता है जब वह एक क्रूर कर्म की तरह हमारे बीच आता है। एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर घट रहे अन्याय के तौर पर रेप पर हमारी नजर नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? शायद इसलिए कि स्त्री के प्रति हो रहे बहुत सारे अत्याचारों को लेकर
हम बेखबर रहते हैं, कई बार तो उसमें शामिल भी होते हैं। यह सभ्यता स्त्री को लगातार उपभोग के सामान में बदली जाती है। दरअसल हमारा जो पूरा मनोरंजन उद्योग है वह स्त्री को देह तक सीमित करने में तुला हुआ है। इस दौर में संगीत के जो एल्बम आते हैं उनमें जैसे दृश्यों के नाम पर कटे छटे कंधों, आंखों, बाहों का जो पूरा कोलाज होता है वह स्त्री को बस एक कामना में बदलता है। विज्ञापनों में तमाम सामान स्त्री के नाम पर बेचे जाते हैं। क्रिकेट की कमेंट्री के कार्यक्रमों में पुरुष प्रस्तोता पूरे सूट कोट में नजर आते हैं, जबकि महिला प्रस्तोता के कंधे घुटने खुले होते हैं। जाहिर है स्त्री की बौद्धिकता का इस्तेमाल भी उसकी दैहिकता के दायरे में ही होता है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। मोबाइल क्रांति के साथ जो पॉर्न क्रांति हुई है वह भी पूरे माहौल को स्त्री विरोधी बना रही है। बेशक इस दौर ने स्त्रियों को बड़ी आजादी दी है, लेकिन इसी दौर ने उसे सामान में भी बदला है। आजादी और निजी चुनाव के नाम पर वह दरअसल बाजार की कठपुतली है। जो बाजार की भाषा बोलती है उसके साथ काम कर रहे पुरुष उसे संदिग्ध ढंग से देखते हैं। जरूरत पड़ने पर उस पर छीटाकशी से भी गुरेज नहीं करते और दूसरी तरह के यौन हमलों से भी। ये सब बलात्कार से पहले के छलात्कार हैं। हम इन छलात्कारों की अनदेखी करते हैं, बलात्कारों की भी अनदेखी करते हैं। अचानक किसी एक मामले में हमारा आक्रोश अपने चरम पर होता है। काश इस ज्वालामुखी में कुछ दीर्घ दहनशीलता भी होती, हम उस लैंगिक संवेदना को कुछ और विस्तार दे पाते जिसमें स्त्री हमारी सखी ही हो, हमारे लिए उपभोग का सामान नहीं तो बलात्कार भी होते रहेंगे और ऐसे प्रदर्शन भी चलते रहेंगे, स्त्री छली जाती रहेगी।